स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। करेंसी करेंसी की परिभाषा क्या है? क्या समझते हैं आप और हम करेंसी से? जो आपके और मेरी जेब में है, जो दुनिया के तमाम लोगों की जेबों में है, क्या हम उसे करेंसी कहते हैं? करेंसी होता क्या है? व्हाट इज करेंसी? और अगर उसकी परिभाषा है तो क्या वो बदल चुकी है? हैज इट चेंज्ड? तो इसी चीज को देखने के समझते हुए हम देखें कि आज करेंसी को मद्देनजर रखते हुए हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो जैसी कि आप हेडलाइन मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है ब्लड बाथ, ये ब्लड बाथ क्या है, किस संदर्भ में ये चीज हुई है, इसको जानेंगे आज के इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बड़ा मजा आएगा इस वीडियो में, तो ये चीज जानेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है जिसपे आप सारी की सारी करंट अफेयर्स, न्यूज रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं रोज के हिसाब से, जो सुबह से लेकर शाम तक आप तक भारत के प्रसिद्ध और प्रख्यात एजुकेटर्स लेकर आते हैं। यही एजुकेटर्स आपकी तैयारी करवाते हैं IAS एग्जाम के लिए। तो भारत का जो UPSC एग्जाम है, जो IAS एग्जाम है, उसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं स्टडी IQ IAS पे। तो जरूर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आई रिपीट, वो कोर्सेज वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें 1000 घंटे से ऊपर की टीचिंग आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको गाइडेंस सेशंस तैयारी के दौरान भी और तैयारी के बाद भी मेंटर्स द्वारा करवाई जाएगी। तो पूरा का पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन प्री कम मेंस का सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है आप लोगों के लिए स्टडी IQ IAS पे। तो 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए बैच शुरू हो रहा है 30 नवंबर को। और ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई, ये सब एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और वो है 24,500 रुपए की कॉस्ट। आई रिपीट, वो है 24,500 रुपए की कॉस्ट। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल सोल्यूशन, क्योंकि तैयारी हुई अफोर्डेबल। और इस अफोर्डेबिलिटी में आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि आप लोग इन सारे वीडियोस, इन सारे के सारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करके। और मेरे कोड के थ्रू आपको इन चीजों पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपको यही कोर्स 19,000 रुपए का प्राप्त होगा। तो मेरा जो कोड है वो ये है, इट इज सांघी लाइव। आई रिपीट, मेरा जो कोर्स है वो क्या है, सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड यूज करके आप जो है इसी कोर्स को 18,999 रुपए यानी कि 19,000 में पा सकते हैं। तो कोड ध्यान रखें, कोड है सांघी लाइव। तो 24,500 रुपए का कोर्स आपको इस प्राइस पे अवेलेबल है। जितने भी विद्यार्थी ये सब PPTs या PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डेली के हिसाब से MCQ प्रैक्टिस चाहते हैं और ये सब PDFs चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल को। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आयुष सांघीज IAS अकेडमी को आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको वो मिलेगा। ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसे लाइक करिए। ये जितनी PDFs का इस्तेमाल हम करते हैं, ये सारी की सारी आपको वहां पे अवेलेबल होंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ मैं खूब सारी इंफॉर्मेटिव रील्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, MCQs अपनी स्टोरीज में शेयर किया करता हूं इंस्टा हैंडल पे और ट्विटर हैंडल पे। तो जुड़िए मेरे साथ इंस्टा पे, जिसका हैंडल है आयुष सांघी, आयुष विद एन एक्स्ट्रा S, AYUSSHSANGHI। और इसी के साथ साथ ट्विटर हैंडल भी बिल्कुल सेम है। इन्हीं नामों से आप मुझसे इंस्टा और ट्विटर दोनों पे जुड़ सकते हैं। तो आइए समझे बहुत ब्रीफ में क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कोई अनजान शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, आप सभी जानते हैं, इसका फैशन आ चला है। क्रिप्टो खरीदा तूने? क्रिप्टो कैसा है? आप क्रिप्टो लीजिए, मेरे पास इतने का क्रिप्टो है, मेरा इतना पैसा बढ़ गया, मुझे 10x 100x रिटर्न मिल गया, 1000 रुपए की चीज लाख रुपए की हो गई। ये क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में चल रहा है। तो क्रिप्टो को मद्देनजर रखते हुए, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है, फिजिकल करेंसी नहीं है। 100, 500, 2000 रुपए का नोट फिजिकल करेंसी नहीं है। क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है। और ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो कि प्राइवेट लोग ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में है।
It is not operated by a centralized authority. It is operated by private entities through a technology by the name of blockchain technology. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आप एक करेंसी को रेगुलेट कर रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है, उसे हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। तो कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और ये बड़े पॉपुलर नाम हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, एथीरियम हो, लूना हो, डोजेकॉइन हो, ठीक है, सोलाना हो, ये कई सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी किसी चीज पे बेस्ड है, कोई क्रिप्टो करेंसी किसी चीज पे बेस्ड नहीं है। तो ये एक बेसिक ज्ञान है क्रिप्टो को लेकर। इट इज अनलाइक एनी अदर करेंसी। तो जैसी करेंसी हमारे पास है वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, सरकार द्वारा इशूड करेंसी है, रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है, लीगल टेंडर है। क्रिप्टो जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। आई रिपीट, क्रिप्टो इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो आप देख सकते हैं वर्चुअल करेंसी जो कि कोई भी रेगुलेट नहीं करता, प्राइवेट प्लेयर्स रेगुलेट करते हैं, और ये सारे जो है पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। तो जैसा हम नॉर्मल करेंसी के साथ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसी तरीके से क्रिप्टो भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो अब आप दूसरा सवाल ये पूछोगे कि मेरे पास और आपके पास ऑलरेडी करेंसी है और वही मैं एक्सचेंज करता हूं, वही देके मैं कुछ खरीदता हूं, वही देके मैं कुछ कंज्यूम करता हूं, तो क्रिप्टो की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर क्रिप्टो? जब करेंसी चल रही है तो क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है? क्रिप्टो करेंसी की जरूरत जो है वो दो चीजों के बेसिस पे रियलाइज होती है। जब उसे बनाया भी गया था, जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे बिटकॉइन कहा जाता है, उसको बनाने पे जो रीजन बताया गया था वो ये था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पूरी दुनिया में लिमिटेड है। आई रिपीट, क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में लिमिटेड है। लिमिटेड से मेरा मतलब है क्रिप्टो करेंसी जो है एक लिमिट तक ही है। जैसे बिटकॉइन जो है वो सिर्फ मान लीजिए 20 लाख कॉइन है। अब वो 20 लाख कॉइन में ही ट्रेडिंग होती है। तो सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, यदि सिर्फ 20 लाख कॉइन है और उतने ही सर्कुलेट करते रहते हैं लोगों के बीच में, तो वो 20 लाख कॉइन की डिमांड क्रिएट होगी और वो 20 लाख कॉइन जो है सप्लाई हो रहे हैं और उसी की डिमांड क्रिएट होगी, जिसके बेसिस पे इसका प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ये स्टेबल रहेंगे। ये हर क्रिप्टो के साथ ट्रू है। नंबर ऑफ कॉइन्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव जो था बनाने के पीछे वो ये था कि करेंसी जो आपके हमारे पास है वो कोई भी देश का सेंट्रल बैंक अनलिमिटेड छाप सकता है। तो करेंसी जो सर्कुलेशन में उसे आप और छाप सकते हो, और छाप सकते हो, और छाप सकते हो, आप ऊपर लेके जा सकते हो उसका सप्लाई। लेकिन क्रिप्टो का सप्लाई आप ऊपर नहीं लेकर जा सकते। तो जिस चीज का सप्लाई ज्यादा होता है उस पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होता है। सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। क्रिप्टो की वैल्यू कभी कम नहीं होगी क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तभी आप ये जो रेवोल्यूशनरी फिगर्स हैं ये सुनते हो कि बिटकॉइन 50 लाख पहुंच गया, 60 लाख पहुंच गया, 70 लाख पहुंच गया। तो सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो है वो ये है कि क्रिप्टो पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। और दूसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। इट वर्क्स ऑन blockchain technology. It is out of the control of central banks. It runs on blockchain tech to avoid impact of inflation and to outside the ambit of central banks. ये मेजर रीजन है क्रिप्टो करेंसी को लाने का। अब आते हैं जी हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कहता है ब्लड बाथ। खूनखार चीज हुई है। ब्लड बाथ हो गया मतलब सड़कों पे खून फैला हुआ है। क्रिप्टो मार्केट में खून फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? Why is it रिटन विद एक्सेसिव ब्लड? ब्लड बाथ का मतलब क्या होता है? ब्लड बाथ का मतलब होता है ब्लड शेड हो गया, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, एक दूसरे को मार रहा है, दूसरा पहले को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, चौथा पांचवा एक दूसरे को सब मार काट रहे हैं, खून खराबा फैल गया। ये हुआ है क्रिप्टो मार्केट में पिछले एक हफ्ते में। हाँ जी, आपने न्यूज सुनी होगी और आपने देखा होगा जरूर कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ है। क्रिप्टो मार्केट हैज क्रैश्ड, इट हैज स्लम्प्ड। $100 से $1 पे आना किसे बोलते हैं, ये आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा और इसी को हम ब्लड बाथ कहते हैं, वेयर देयर इज अ डीप फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। सो क्रिप्टो करेंसीज आर विटनेसिंग अ कंटिन्यूअस फॉल फ्रॉम मोर देन $3 ट्रिलियन इन 2021 टू $900 बिलियन। $3 ट्रिलियन। सोच के देखो, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आसपास है और वो कितने पे आ गई? $900 बिलियन पे आ गई। बिटकॉइन हैज फॉलन फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। इसको ग्राफिकली आपको दिखाता हूं, मजा आएगा देख के। ये देखिए फॉल ऑफ बिटकॉइन। तो
फॉल ऑफ बिटकॉइन आप देख सकते हैं, बिटकॉइन जो है सन 2020 में, ये 2020 है, इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड $8,000, $8,000 पे। बढ़ते 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 2021 में जो है वो यहां कहीं आ गया, तकरीबन $56,000 $2022 यानी कि इसी साल क्रिप्टो ट्रेड करते करते कहां आ गया, तकरीबन $65,000 पे, $68,000 पे। उसके बाद अभी 2022 के एंड में क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखिए कहां क्रैश करके क्रिप्टो कहां आ गया, 20-22 हजार के आसपास आ गया, और 16,772 एक तरीके से लोअर सर्किट है, और क्रिप्टो ये भी टच कर गया, लोएस्ट बीइंग $16,772। ये क्रिप्टो, ये बिटकॉइन का हाल है, ये बिटकॉइन का हाल है। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं ब्लड बाथ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मार्केट कैप वाइप्ड आउट, खत्म। उसके बाद और देखो, अब ये बात है FTX टोकन, ये नाम आपने सुना होगा पिछले एक हफ्ते में। तो FTX टोकन देखिए क्या धांधलेबाजी चल रही थी मार्केट में, बदमाशी के हद तक हो सकती है। एक इंसान अपना दिमाग अगर क्लेवरनेस, चालाकी में, इलीगल काम में यूज करे तो कहां का कहां पहुंच सकता है, और किस तरीके से तो धरती पे फेंका जाता है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। देखो कहां तक टच करा, 70,000, 70,000। सो टचिंग ऑलमोस्ट 70,000 USD। FTX टोकन की बात हो रही है जो FT प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता है, और 2022 के एंड पर अभी तक देखिए कहां तक आ गया, इट रीच्ड हियर एंड फाइनली इट हैज कम डाउन टू दिस लेवल। इतनी नीचे ये टोकन आ चुका है। इस टोकन की आप वैल्यू देख सकते हैं, इट इज $1.4322, और ये वो है जो सिर्फ कुछ महीने पहले तक $70,000 पे ट्रेड कर रहा था। सो दिस इज समथिंग विच वाज हैपनिंग। ये जो है ये $70 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ साथ आपको दिखाते हैं जो चीज न्यूज में है, वो है FTX टोकन। ये नाम आपने सुना होगा। ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, क्लेवरनेस यानी चालाकी। एक इंसान अपना दिमाग अगर चालाकी में, इलीगल काम में यूज करे तो सोचिए कहां की कहां पहुंच सकता है, और वो कहां से कैसे उसे नीचे गिराया जाता है। वो प्रूफ है इस बात के लिए कि कहां पे आपका पॉइंट ट्रेड कर रहा था। इट रीच्ड एज हाई एज $70-75, और वो कुछ ही महीने पहले की बात है, क्रैश करते 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 वो कुछ दशमलव, डेसिमल्स में रह गया है। इट इज ओनली 1.432 USD। इस लेवल पे आके क्रैश कर गई है चीज। तो सवाल ये उठता है जो आपके सामने है, क्रैश ऑफ सर्टन क्रिप्टोज। लूना टेरा क्रैश जो कुछ टाइम पहले हुआ था, FTX अभी हुआ है, लूना टेरा क्रैश करके कहां पहुंच गया। ये जो है एल्गोरिथम बेस्ड डॉलर पे लिंक थे, रिमेन इक्वल टू $1। ये क्रैश हो गए 99% से, मतलब $1 की वैल्यू 1 सेंट रह गई, पुशिंग इंस्टेबिलिटी इन क्रिप्टो मार्केट एंड eroding $200 बिलियन ऑफ मार्केट कैप। $200 बिलियन की मार्केट कैप खत्म। ऑब्वियसली प्राइस क्रैश कर जाएगा 99% से, तो बचेगा क्या, चवन्नी अठन्नी। तो लूना टेरा क्रैश, ये क्रिप्टो क्रैश करी। तो देखिए इसको ग्राफिक्स से आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट USDT है कैसे क्रैश कर रही है। हाउ इज इट क्रैशिंग, क्रैश करते 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 कुछ डेसिमल्स में रह गई। तो कौन सी चीज कहां से, आप देखिए 120 USDT से 0.00274, इट हैज क्रैश टू दिस लेवल। कुछ भी नहीं बचेगा। इसको बोलते हैं ब्लड बाथ, दिस इज कॉल्ड ब्लड बाथ। तो आते हैं काम की चीज पे, और इसका रीजन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड क्रैश ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का क्रैश जो है वो क्यों हुआ है। आपने इसी साल के बजट में सुना होगा निर्मला सीतारमण की स्पीच में कि उन्होंने डिजिटल करेंसी को टैक्सेबल बनाया, यानी कि डिजिटल करेंसी पे कुछ तरीके से कैसा एक रेगुलेशन लगाया जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी द्वारा अप्लाई करवाया, 30% टैक्स रेट लगाया। तो एक तरीके से वो एक रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था कि कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल बैंक उसे रेगुलेट नहीं करेगा। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत रेगुलेशन आ रहा है तो लोग क्रिप्टो से हल्का सा पीछे हट रहे हैं, दे आर मूविंग बैक फ्रॉम क्रिप्टो। और दूसरी तरफ जो एक कम्युनिस्ट पड़ोसी देश है भारत का, चीन जिसका नाम है, उसने क्या किया देखिए। China imposed ban on use of cryptos and took stringent actions against any bank or entity dealing with cryptos, citing threat to financial stability and national security. उनकी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, उनकी अर्थव्यवस्था पे थ्रेट है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थ्रेट है। अपने देश की स्टेबिलिटी बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, सिक्योरिटी एंगल बचाने के लिए आपने कुछ गलत नहीं करा।
क्योंकि ऐसा भारत ने भी करा है। तो देखिए ये हेडलाइंस, चाइना ऑलरेडी ब्रांड क्रिप्टो माइनिंग, बैन हो चुकी है, नाउ क्रैकिंग डाउन ऑन एनी होल्डआउट्स। यदि किसी के पास ऑलरेडी है उसको क्रैक डाउन करो, माइन तो आप कर नहीं सकते। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर करी क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन पे अहेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज नेशनल कांग्रेस। तो चीन अपनी एक विक्ट्री मानता है, अपनी जीत मानता है क्रिप्टो के ऊपर। और देखिए, इज द फ्रीज ऑन क्रिप्टो पेमेंट इन इंडिया अ शैडो बैन? क्या एक ये शैडो बैन है? आरबीआई ने इसे पॉन्जी स्कीम का मतलब सिंपल एक वर्ड में होता है फ्रॉड, 420 एक 420 की स्कीम मानी है जो उल्टे सीधे वैल्यूएशंस पे चलती है। दिस इज समथिंग दैट क्रिप्टो मार्केट हैज बीन एसोसिएटेड विद। तो इस तरीके से भारत और चीन जैसे बहुत ज्यादा हेविली पॉपुलेटेड मुल्क अगर इस तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो मार्केट से लोगों का विश्वास थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इन देशों के लोगों का हटेगा। तो बड़ा मेजर रीजन है। तो उस तरफ देखिए, बाइनेंस का सीईओ कैसे रेगुलेट करने के लिए सही काम करता है, क्योंकि उसका तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेड होती है। तो क्या कहता है अपना एक्सचेंज, अपना धंधा बचाने के लिए? देखो, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आवर डेटा शो फ्रॉम इंडिया शोज, it actually causes more people to invest in crypto because they want to get it before the ban comes in. वो ये चाहते हैं कि बैन जब तक तुम्हारा देश लगाए उसके पहले हम जितना क्रिप्टो इकट्ठा करना चाहते हैं कर लें। तो ये बाइनेंस का सीईओ कह रहा है, क्योंकि ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि भाई तुम खरीदो, ये थोड़ी चाहेगा इसका एक्सचेंज बंद हो जाए। और सबसे हेवी ट्रांजैक्शंस कहां से होंगी? जो सबसे हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री है जैसे कि भारत और चीन। तो उन्होंने इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दिया। उसी के ऑपोजिट जो जीरोधा के फाउंडर हैं कामत साहब, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? देखिए, it can't really make any sense of what is happening with Dogecoin. Dogecoin वो करेंसी है जिसके बारे में एलॉन मस्क ने ट्वीट करा था और उसकी वैल्यू जो है रातों रात बहुत बढ़ गई थी। With no checks in place, the risk of some of the currencies like Dogecoin being a pump and dump scheme, कि pump dump, पंप हुआ, लोगों ने और खरीदा, डंप हो गया, लोगों का पैसा खत्म, इज क्वाइट है। तो कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट। जैक मा साहब जो अली बाबा के फाउंडर हैं, उनका कहना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज आवर वर्ल्ड फॉर द बेटर फॉर द वर्स एंड इट कुड बी अ बबल, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ब्लड बात का मतलब ही है इट वाज अ बबल। तो ये चीज है। तो पहला जो रीजन है वो है रेगुलेटरी एक्सचेंजेस पे, रेगुलेशन पे। उसके बाद पेमेंट इश्यूज, ये बहुत प्रोमिनेंट रीजन है, बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। भाई क्रिप्टो जो है एक वर्चुअल करेंसी है, उसे खरीदने के लिए आपको पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करनी पड़ेगी। जितने लोगों ने कभी एक क्रिप्टो ऐप यानी कि किसी भी एक एक्सचेंज, क्रिप्टो जहां पे एक्सचेंज होता है उस ऐप में अपना अकाउंट बनाया होगा, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट जरूर लिंक करा होगा। बैंक अकाउंट लिंक करे बिना आप क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। ब्लैक मार्केट में भी क्रिप्टो ट्रेड होता है बट वो इलीगल होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपको, खैर मतलब ये भी लीगल नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे खरीदना है जिसका कोई प्रूफ हो तो उसके लिए या तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा या बैंक अकाउंट से यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा, जो कि क्रिप्टो खरीदने की करेंसी है, और यूएसडीटी से आप क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली खरीदेंगे। तो ये चीज चलती है। अब भारत सरकार ने यह कहा कि बैंकों को बोला अगर तुम्हारे बैंक से क्रिप्टो की पेमेंट गई या क्रिप्टो एक्सचेंज लिंक हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है। एचडीएफसी अकाउंट को आप वजीर एक्स टाइप ऐप से लिंक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लिंक, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिखाता है, इट डज नॉट शो एनी ऑप्शन। तो उस तरीके से बाकी सारे बैंकों ने भी उस पर क्रैकडाउन शुरू करा। तो यदि मैं पेमेंट अकाउंट ही लिंक नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्रिप्टो खरीदूंगा कैसे, और क्रिप्टो अगर खरीद नहीं पाऊंगा तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा। सो पेमेंट ड्यू टू रेगुलेटरी एक्शंस, unfavorable regulations which discourages banks and other entities to deal with cryptos have made payment for cryptos a serious issue. And this string payment regulation and increased volatility, जो volatility है, have discouraged large institutions to invest into cryptos. ये हो गया है। तो ये चीज हो गई है। अब अगर आप अपने यूपीआई पेमेंट से जो है, यूपीआई से आप पे कर रहे थे, तो ये भी इस पे भी क्रैकडाउन है क्योंकि टैक्स लग गया इस पे। सो अ स्टेप टू लिमिट क्रिप्टो रीच इन इंडिया, ये करा जा रहा है। तो देखिए एक टाइमलाइन है छोटी सी आपके सामने, किस तरीके से बैंकों ने इसको लिमिट करने की कोशिश करी है, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर आया है। देखिए, आरबीआई इशूज अ स्टेटमेंट टू स्टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक्स who deal with crypto entities and initiates ban against crypto. क्रिप्टो के खिलाफ बैन जो है वो इनिशिएट किया गया है, इट हैज बीन इनिशिएटेड, ये चीज है। उसके बाद लीडिंग इंडियन बैंक्स स्टॉप स्ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस साइटिंग आरबीआई's बैन। इन्होंने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना बंद कर दिया।
आईसीआईसीआई बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक ब्लॉक क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, इन्होंने ब्लॉक कर दिए। या एसबीआई ने खतरा दिया, एसबीआई ने धमकी दी, इन्होंने ब्लॉक कर दिए। और इसको देखते हुए बाकी सब ने जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो एसबीआई ने, आईसीआईसीआई ने, पेटीएम ने, इन सब ने ये चीज ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो ये चीज है। तो ये दूसरा रीजन है क्रिप्टो में ब्लड बाथ होने का या क्रिप्टो वैल्यू फॉल करने का। तीसरा जो है वो क्या है? फॉल इन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो है कोविड के बाद वो गिर गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोविड में जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था, उस इकोनॉमिक स्लोडाउन से रिकवर करने के लिए क्या किया सरकारों ने? उन्होंने पैसा जो है मार्केट में और पंप करा। जितना पैसा मार्केट में पंप हुआ वो नेसेसिटीज के लिए या बेसिक चीजों के लिए पहले यूज हुआ, कि लोगों को पहले क्या चाहिए। तो अगर पैसा मार्केट में आएगा, बहुत टाइम बाद पैसा देखने को मिलेगा, तो आप उससे जाके क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदोगे, आप उससे बेसिक या जरूरतमंद चीजें खरीदोगे। आप जो है उससे घर खरीदोगे, आप उससे काम की चीजें खरीदोगे, आप खाने पीने टाइप चीजों में इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद पैसा बचेगा तो आप जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करोगे या आप जाके क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे। तो $3 ट्रिलियन मार्केट में पंप हुआ, उसमें से कुछ भी पैसा आज की डेट में डिस्पोजेबल, जो और चीजों में लगाया जा सके और अनस्टेबल चीजों में लगाया जा सके, वो पैसा बचा नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है। तो इफ दे डू नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, अगर उसकी डिमांड ही नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी की, तो उसका प्राइस क्या होगा? फॉल कर जाएगा। सो द क्रंच of liquidity in market is bringing down sky high valuation of all such bubble assets and new age startups. Most hit asset class since monetary tightening are cryptos and new age startups like Zomato, Paytm and Byju's. ये startups हैं जो इससे बहुत heavily affected हैं क्योंकि liquidity कम हो गई है। और अब आते हैं अपने एक्चुअल, जिस वजह से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है FTX की बैंक्रप्सी जो हाल ही में फाइल करी गई। मतलब बदमाशी की हद जो है वो यहां पे दिखती है कि एक इंसान का खुफिया दिमाग या एक इंसान का शातिर दिमाग कितना चल सकता है, किस तरीके से चल सकता है कि आप अपनी पेपर वेल्थ किस तरीके से पंप करते हो, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो लेटेस्ट ब्लो टू क्रिप्टो करेंसीज कहां से हुआ? FTX से। मतलब ये FTX वो एक्सचेंज है जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। FTX के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, व्हाट इज FTX? FTX क्या होता है? इस आदमी को देखिए, इसकी उम्र सिर्फ 30 साल है। अ 30-year-old मैन जिसका नाम है बैंकमैन फ्राइड, सैम फ्राइड, इन May 2019, विच इज हेडक्वार्टर्ड एट बहामास। बहामास यूएस में है, यूएस का एक आइलैंड है। FTX.com हैज इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है FTX टोकन। तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। मैं आपको ये बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। ये प्रोवाइड करता है फॉर सीमलेस एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टोस, कि क्रिप्टो का बढ़िया एक्सचेंज चलता रहे विद डिस्काउंट टू अलाउ इन्वेस्टर्स टू ओपन न्यू पोजीशंस, कि वो नई पोजीशंस ले। मतलब जितने की क्रिप्टो करेंसी है वो आपको डिस्काउंटेड मिलेगी, या जितना पैसा आपके पास है उससे आप नंबर ऑफ टोकन्स या नंबर ऑफ चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं। इन्वेस्टर्स ओवर लेवरेज्ड FTX टोकन टू ओपन एक्सेसिव पोजीशंस। पोजीशन जो है वो होल्ड करी जाती है। आपने शायद सुना हो स्टॉक मार्केट में पोजीशन होल्ड करी जाती है। आई एम लॉन्ग, आई एम शॉर्ट, आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन। मैं जो हूं शॉर्ट होल्ड कर रहा हूं, मैं लॉन्ग होल्ड कर रहा हूं। इस तरीके से चलता है, समझाता हूं आपको अभी। ये FTX है। तो क्रिप्टोज व्हाइट नाइट, जो ये सैम बैंकमैन की बात कर रहे हैं हम, फ्राइड की, उनकी 94% प्लस वेल्थ वाइप आउट हो गई मार्केट से, और सब पेपर वेल्थ थी, ऑफिस वेल्थ इन अ सिंगल डे। बैंकमैन फ्राइड एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक वाज $15 बिलियन, और आज की डेट में उनकी वैल्यूएशन कुछ चंद hundreds of millions of dollars में रह गई है। He is literally fried, वो अब बिल्कुल जल चुके हैं इस क्रैश में। हुआ क्या? What led to FTX crash? तो FTX क्रैश क्या हुआ? What led to FTX crash? CoinDesk ने रिपोर्ट करा, क्या रिपोर्ट करा, कि 2 नवंबर को Alameda Research, जो इन्हीं की कंपनी है, एक हेज फंड खरीदा था। किसने? बैंकमैन फ्राइड ने, इसी आदमी ने जिसका FTX टोकन है, FTX क्रैश है, इन्होंने ये खरीदा था Alameda हेज फंड, an unusually large amount of FTT tokens। ये जो है यहां पे इन्होंने इस फंड के थ्रू अपने टोकन्स को होल्ड करवाया हुआ था। अब इसमें एक्यूजेशन सरफेस करे दैट Alameda used FTX customers deposits as loans for trading in crypto। इसका क्या मतलब होता है? What does this mean? ये देखिए, ये ब्लैंक स्लाइड है, आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या। तो मान लीजिए
ये एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज। पर्सन ए गोज टू दिस एक्सचेंज, पर्सन ए जो है वो एक्सचेंज के पास जाता है और एक्सचेंज के पास जाने पे वो ये बोलता है कि मैं आपको $100 दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू $100, मुझे $100 का टोकन दे दो, 1 टोकन। ठीक है जी। तो एक्सचेंज का नाम है FTX एक्सचेंज, FTT और FTX एक्सचेंज, और इसका जो टोकन है, मतलब इसी एक्सचेंज ने अपना एक क्रिप्टो भी बनाया जिसका नाम है FT टोकन, तो वो चीज बना दी। अब FT टोकन जो है वो तो वर्चुअल करेंसी है, वो कहां रखी होती है, वो इसी एक्सचेंज में पड़ी है। जैसे कि बाइनेंस वगैरह एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट है, आपकी सैलरी आ गई आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है, तो मैंने अगर क्रिप्टो खरीदा तो मेरे क्रिप्टो अकाउंट में पड़ी है, इस एक्सचेंज में पड़ी है। तो आई बॉट 1 टोकन जो कि $100 का है, तो ये टोकन इसी एक्सचेंज में पड़ा है और ये $100 भी इसके पास पड़े। भैया मैंने $100 दिया, मुझे खरीदा, तो ये मेरे नाम पे है, लेकिन ये इसके अकाउंट में पड़ा है। अब इस आदमी ने क्या करा, बैंक फ्राइडमैन ने, कि उसने इस टोकन को जो है वो लोन के तौर पे बांटना शुरू करा। आई रिपीट, उसने इसी टोकन को लोन के तौर पे बांटना शुरू करा। लोन के तौर पे बांटने का मतलब ये है, इसी टोकन को दिया गया और इस टोकन के थ्रू इसकी वेल्थ क्रिएट करेगी, जहां पे उन्होंने ये बोला कि आप इस टोकन के थ्रू और टोकन खरीद सकते हो। जैसे कि एक टोकन की वेल्थ है, या इसी टोकन को आपने इशू करा उनको जो अगले $100 दे, या उसके तीसरे $100 दे, या चौथे $100 दे। इस तरीके से आपने सेम टोकन के थ्रू डिमांड क्रिएट करते गए। टोकन एक है, लेकिन एक टोकन जो है बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोकन पड़े तो इसी के एक्सचेंज में, आप जो मर्जी करो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग ऑन इट। तो यहां पे एक डबल फ्रॉड है। वो फ्रॉड क्या है कि आपने एक ही टोकन को अलग अलग लोगों को, 6 लोगों को एक ही टोकन आपने बेचा, मतलब एक टोकन के थ्रू 6 बार डिमांड क्रिएट हुई। तो $100, $100, $100, $100, $100, इस तरीके से डिमांड क्रिएट होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। तो जब डिमांड क्रिएट होती है किसी टोकन की, तो उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ता है ना। अगर सप्लाई तो देखिए लिमिटेड है, डिमांड क्रिएट कर रहे हो तो प्राइस बढ़ेगा। और दूसरा, उसने $100 भी लोन के तौर पे देना शुरू कर दिए। He started giving $100 as loan. उसने ये बोला कि आपके पास अगर $100 है तो आप $100 से डिमांड क्रिएट कर सकते हो $500 अमाउंट ऑफ टोकन्स की, मतलब आप $100 के थ्रू $500 के टोकन्स खरीद सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इक्विटी यानी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपके पास जितना पैसा पड़ा हुआ है आप उतने के ही शेयर्स खरीद सकते हो। अगर मेरे पास 20,000 रुपए हैं तो मैं 20,000 रुपए के ही शेयर्स खरीद सकता हूं। लेकिन यदि मैं F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे पास अगर 20,000 रुपए हैं तो मैं 1 लाख रुपए तक के शेयर्स तक का ट्रेड कर सकता हूं, या 1 लाख रुपए तक के शेयर्स का डिमांड कर सकता हूं। वही इसने करा है। $100 लेकिन डिमांड क्रिएट करवाई $500 की, 5 गुना डिमांड क्रिएट करवाई। इसको बोलते हैं मार्जिन फिक्स करना। तो स्टॉक मार्केट में मार्जिन जो है वो सेबी फिक्स करता है इंडिया के केस में, यूएस के केस में SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन करता है वहां के स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कोई फिक्स नहीं करता क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है। इस कारण इन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करी। जब आप डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करोगे तो दाम क्या होगा? दाम बढ़ जाएगा, द प्राइस वुड स्टार्ट राइजिंग। इस बढ़ते हुए दामों को देख के और लोग क्या करेंगे? वो और डिमांड करेंगे, वो और खरीदेंगे। भाई कोई चीज ऊपर जा रही है, किसी चीज की वैल्यूएशन बढ़ रही है, क्यों नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। खरीदते खरीदते वो उस पोजीशन पे पहुंच गया और बाद में बाइनेंस के सीईओ को पता चला कि ये हरकत चल रही है FTT में, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट करा दैट इट इज नॉट समथिंग विच इज रेगुलेटेड एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग इन अ प्रॉपर फैशन। ये ठीक से नहीं हो रहा है। तो बाइनेंस के सीईओ ने भी FTT होल्ड करे हुए थे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड सेलिंग। तो क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा होता है कि एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज के टोकन्स होल्ड करता है। जैसे बैंकों में होता है, HDFC जो है वो डिपॉजिट्स होल्ड करेगा ICICI में, ICICI HDFC में होल्ड करेगा। वैसे ही एक एक्सचेंज बाइनेंस जो है FTX में कुछ टोकन्स होल्ड करता था, और वैसे ही FTX बाइनेंस में करता था। बाइनेंस को यह समझ में आया कि उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो उसने ट्वीट के थ्रू शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। अब बाइनेंस का सीईओ कुछ बोलेगा तो बाकी सारे होल्डर्स भी सुनेंगे, तो बाकी सारे होल्डर्स ने भी बेचना शुरू कर दिए। अब भाई सब बेचेंगे तो कैसे बेचते हो? पैसा मिलेगा तब बेचते हो ना। तो पैसा है कहां? ये पैसा तो कभी था ही नहीं।
आपने तो उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे चीज इशू करी, आपने एक एक चीज के जितने पैसे लिए उतने तो टोकन ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उतने टोकन नहीं है। आपने एक लोन की वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने इशू करे टोकन्स, 5 गुना 6 गुना वैल्यू पे, उतने पैसे है ही नहीं। तो इवेंचुअली जो डिमांड क्रिएट हुई, मतलब जितने लोगों ने आके डिमांड करा, डिमांड कर लिया $8-9 बिलियन का, मतलब सारे लोगों ने बोला कि हमें बेचना है, $8-9 बिलियन की टोटल एग्रीगेटेड डिमांड आ गई। लेकिन जो फाउंडर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ $600 मिलियन थे। तो क्या हुआ? डिमांड है आपकी ₹100 की, आपके पास ₹5 बैंक अकाउंट में, तो आपका दिवालिया निकल गया, आपने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। सिंपल आसान भाषा में यह चीज हुई है। इस वजह से इस आदमी की वेल्थ जो है वो एक दिन में क्रैश कर गई। Binance admitted the takeover beyond their ability and to ensure sound corporate decision. As due to continuous fall in cryptos this year, number of entities with stronger balance sheets able to rescue FTX.com और similar companies with low capital. ये सिर्फ वो कर सकते हैं जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, और FTX एक फेल्ड एक्सचेंज को कौन खरीदेगा? FTX needed liquidity of around $8 billion, but it had only $600 million. आपको कम से कम 12 गुना पैसा चुकाना है। As no option was left, so he filed for bankruptcy. Bankruptcy फाइल कर दी इस 30 साल के लड़के ने। तो फ्रॉड ये है कि आपने, देखिए, आपका दिवालिया निकल गया, लेकिन वो फ्रॉड क्या है? इट इज लाइक पर्सनल करेंसी। जो आपकी और मेरी करेंसी है, जो हमारी जेब में है, जो लीगल करेंसी है, वो तो है रेगुलेटेड करेंसी जो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। बिटकॉइन, एथीरियम, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो प्राइवेट करेंसीज है। FTX जो है वो पर्सनल करेंसी है, वो उसके बाप की करेंसी है, बैंक फ्राइडमैन की। तो उसका जो मन आया उसने कर दिया। He treated it like his personal currency. So Bankman-Fried used FTX token deposit of one customer as loan. एक कस्टमर ने खरीदा और उसके थ्रू उसने डिमांड क्रिएट करी 6-7 गुना की फॉर ओरिजिनल वैल्यू, which means if deposit was of 100, he allowed investment worth 600-700. 600-700 का इन्वेस्टमेंट आपने एक ही कॉइन को 6 बार बेच दिया, समझ लो। तो ये चीज है। टुमारो फेसबुक, टेस्ला माइट कम अप विद देयर करेंसीज एंड डिसाइड रूल्स दैट सूट्स देयर बिजनेस, जो उनके बिजनेस को सूट करे। तो आपने 6 बार पैसे ले लिए एक टोकन के नाम के, तो बेवकूफ बनाया आपने। ये चीज हुआ। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ये क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? दिस हैपेंड बिकॉज देयर वाज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। सेंट्रल सरकारी रेगुलेशन छोड़ो, अरे तुम कम से कम खुद जो बिजनेस कर रहे हो वो तो तमीज से कर लो। उसमें अपने ही बिजनेस में अपने साथ ही धोखा कैसे कर सकते हो? तो आप ये सोच के देखें ना कि अगर लोग क्रिप्टो, देखिए बेईमानी में भी ईमानदारी होती है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी आपको पता है एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। अगर कोई और रेगुलेट नहीं करा तो तुम खुद रेगुलेट करो। तो अगर आप खुद रेगुलेट करते हो तो उसके रेगुलेशन में तो कम से कम यह हरकत ना करते। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल क्रिप्टो करेंसी के नाम पे किसी और चीज को करेंसी, डिजिटल करेंसी बोल के उस पर टैक्स लगा दिया, ताकि इससे पहले इस टाइप की सिचुएशन हो, इस टाइप का कुछ कांड हो, आपने उसे पहले ही रेगुलेट कर दिया। तो अब इस टाइप की कोई चीज भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल है। इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल, और प्लस बैंक अकाउंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो भारत ने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। आई रिपीट, भारत ने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। अब इस हरकत को देखते हुए बाकी सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, क्योंकि आपका मार्केट कैप जो है वो $1 से 1 सेंट रह गया। पता नहीं कितने 60-70 हजार डॉलर से बिटकॉइन जो है इतना क्रैश कर गया, $16,000 हो गया। ऐसा जो है पिछली बार हुआ था लीमन ब्रदर्स के साथ, जो भारत का, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। उसके साथ इसी टाइप का क्रैश हुआ था कि आप एक ही प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हो, एक प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हो लोन पे। उसने डिमांड करी, उसको आपने लोन पे प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे हैं नहीं, उसको बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी। सो इज दिस अनदर लीमन इवेंट? क्या ये एक और लीमन इवेंट है? 2008 में इसी तरीके से हुआ था, और वो इसलिए हुआ था लीमन ब्रदर्स क्योंकि उसमें भी कोई रेगुलेशन नहीं था। देयर वाज नो रेगुलेशन। आप कैसे लोन दे रहे हो, किस तरीके से वो लोन आगे दे रहा है, किस तरीके से। एक लोन पे प्रॉपर्टी खरीदी, और वो प्रॉपर्टी खरीद के उस बंदे ने आगे बेच दी, वो भी लोन पे बेची। उस तीसरे वाले ने चौथे को बेच दी, वो भी लोन पे बेची। पांचवें को बेच दी, वो सब लोन पे बेच रहे हैं। पैसा तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो मनी, लेकिन आप बेचे जा रहे हो आगे कर करके। तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब बैंक बोलेगा भाई पैसे दो, पैसे किसी के पास नहीं है, क्रैश। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ दीज कस्टमर्स डिफॉल्टेड। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिड नथिंग टू कंट्रोल दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग सब प्राइम कस्टमर्स एज प्राइम कस्टमर्स। तो ये चीज हुई। तो दिस लेड टू बैंकरप्सी ऑफ लीमन ब्रदर्स एंड मेनी सच बैंक्स। ये चीज होने लगी। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड।
तो क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो देयर इज हार्डली एनी रेगुलेशन एंड दिस अलाउड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। FTX दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज था, had impacted liquidity in crypto ecosystem and market leaders are predicting demise of one crypto could produce other casualties। सही बात है, जब बहुत बड़ा पेड़ गिरता है, राजीव गांधी साहब ने क्या बोला था, जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब इतना बड़ा सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज गिरेगा तो धरती हिलेगी, ये चीज होगी। क्या इन्वेस्टर्स को चिंता करनी चाहिए? भाई, जिन इन्वेस्टर्स ने लालच के आधार पे इन्वेस्ट करा था कि हमारी वेल्थ जो है 50 गुना 100 गुना हो जाएगी, उनको चिंता करने की जरूरत है। पैसा कमाना कोई भी आसान या मजाक काम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू मेकिंग मनी। आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचो कि आज क्रिप्टो खरीदो कल 100 गुना हो जाएगा, वो चीज नहीं होती। तो फिर ऐसी हरकतें होती है, जिसका है एक्सचेंज वो ही लुट गया आदमी। So lack of transparency in valuation of these digital assets as FTX which was claimed as a gold standard की मतलब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, भरोसा सोने जितना, due to trust in its functioning and credibility in market with valuation of around $50 billion crashed to zero in a week, शून्य। Founder of FTX was considered as a modern day JP Morgan, out of business. So apprehension about spillover to other assets bursting the crypto bubble. तो fear क्या है? Worst might not be over, ब्लड बात अभी चालू है, तो क्रिप्टो से बचें। वैसे एक बात और बता दूं आपको, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, हो सकता है यस, हो सकता है नो। वी डू नॉट नो वेदर क्रिप्टो इंडस्ट्री वुड सर्वाइव। इन शॉर्ट टर्म क्रिप्टोज माइट रिमेन इन चॉपी वाटर्स व्हिच कैन टर्न इनटू अनदर ब्लड बाथ एनी टाइम। इस ब्लड बाथ को होने दें, और इस ब्लड बाथ के होने के बाद जब क्रिप्टो करेंसी बेयर मिनिमम प्राइसेस पे आ जाए, जब बिटकॉइन $1000 पे आ जाए, जब बाकी सारी करेंसी क्रैश करके चंद रुपयों की मिलने लगे, उस दिन खरीद के डाल लेना, और सिर्फ उतनी खरीद के डालना जितने का नुकसान आप सह सको। और मेरी बात इवेंचुअली याद रखें कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। पैसा कमाना एक बहुत ही मेहनत का काम होता है। आपको चरम सीमा पे अपने शरीर को घिसना पड़ता है, एक दर्द सहना पड़ता है, तब जाके आपको पैसा कमाने को मिलता है। तो जितने लोग अपना एक एम्बिशन रखते हैं, मोटिवेशन लेवल्स हाई रखते हैं, प्लीज इस शॉर्टकट पे मत जाइए, ब्लड बात हो जाएगा। मेहनत से पैसा कमाएं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।